आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। आज हम एक नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे, दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम ये जो है पुस्तक, वैसे तो ये संस्कृत का ग्रंथ है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद है, तो ये आपके लिए नहीं है। मैं इसका हिंदी अनुवाद करके ही आपको बताऊंगा। तो दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। दंडी तीन गद्यकार जो हैं वे संस्कृत में बहुत बड़े माने जाते हैं। एक का नाम है सुबंधु, एक का नाम है बाणभट्ट और एक तीसरे हैं दंडी। यद्यपि दंडी का समय जो है वह बाणभट्ट से पहले का है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वे लगभग समकालीन ही थे। सुबंधु ने जो रचना लिखी है उसका नाम है वासवदत्ता, और इसमें वही कहानी है जो स्वप्न वासवदत्तम की कहानी है, जो आप लोगों ने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, स्वप्न वासवदत्तम। तो वही कहानी है, लेकिन वो गद्य में है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक है भास का, और उसी को गद्य में लिखा है किन्होंने, सुबंधु ने। इसके बाद वो दूसरा जो दंडी मान लीजिए, दश कुमार चरितम है दंडी का। तो दश कुमार चरितम क्या है? तो दश कुमार चरितम के बारे में यह है कि यह 10 कुमारों की कथा है, 10 राजकुमारों की कथा है। 10 राजकुमारों की कथा है, यानी कि 10 राजकुमार एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ से अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो वे बाद में आकर अपनी कहानियाँ, अपनी अपनी कहानी बताते हैं, इसीलिए इसका नाम दश कुमार चरित रखा गया है। और बाणभट्ट के दो सबसे बड़े जो गद्य साहित्य में, संस्कृत गद्य साहित्य में सबसे बड़े ग्रंथ दो माने जाते हैं, वे हैं हर्षचरितम और कादम्बरी। और उसमें भी कादम्बरी को सर्वश्रेष्ठ गद्य माना जाता है। तो इस तरह से सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट गद्य साहित्य के स्तंभ हैं। बाद में आगे चलकर और भी, जैसे शिवराज विजय है अंबिकादत्त व्यास का, और भी हुए गद्य। और इस समय तो बहुत ही लिखा जा रहा है गद्य, तो इस समय तो ज़्यादातर गद्य में ही लिख रहे हैं लेखक। लेकिन गद्य साहित्य को सबसे पहले जो प्रतिष्ठा दिलाई वे उसमें सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी हैं। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, ऐसा कहा जाता है कि गद्य जो है वह कवियों के लिए कसौटी है। असली कवि जो वह है जो अच्छा गद्य लिखता है। तो गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट सब बहुत श्रेष्ठ कवि होते हैं। हिंदी में कवि उसको कहते हैं जो कविता लिखता है, लेकिन संस्कृत साहित्य में कवि जो है वह सब है। जो कविता लिखते हैं, जो नाटक लिखते हैं, जो गद्य लिखते हैं, जो निबंध लिखते हैं, वे सब कवि ही हैं। कवि का अर्थ है विद्वान। विद्वान जो समय के साथ साथ तो है ही, समय के आगे समय के पीछे देख लेता है, वो कवि है। तो दंडी जो हैं वे प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि गद्यकार भी हैं, और उन्होंने काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है काव्यादर्श। वह बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है, काव्यादर्श। तो काव्यादर्श तो उनकी रचना है, और दश कुमार चरित भी दंडी की रचना है। तो कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि क्या दोनों दंडी एक ही हैं, जिन्होंने काव्यादर्श लिखा और जिन्होंने दश कुमार चरित लिखा? तो इस पर भी मतभेद है। कुछ का कहना है कि नहीं, जो काव्यादर्श के दंडी हैं वो अलग हैं, और कुछ का कहना है कि
काव्यादर्श और दश कुमार के जो दंडी हैं वे दोनों एक ही हैं। इस पर तो बहस चलती ही रहती है, अनंत बहस चलती है, कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ ले आता है तर्क। लेकिन हमको तो मतलब ये है कि दश कुमार चरित दंडी का लिखा हुआ ग्रंथ है। दंडी का समय क्या है? दंडी का समय माना जाता है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि हर्षवर्धन के समय के आसपास का समय माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये बाणभट्ट के पूर्ववर्ती थे, और कुछ लोग ये मानते हैं कि समकालीन भी थे। 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय निश्चित किया जाता है। चूँकि हमारे जो कवि लेखक संस्कृत साहित्य के हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन परिचय देने में बहुत सजग नहीं रहे हैं, वो उदासीनता अपनाई है अपना जीवन परिचय देने में, इसलिए उनके साहित्य से तो कुछ पता लगता नहीं है। छोटे मोटे इधर उधर के प्रयास चलते रहते हैं। जैसे राजशेखर का एक वाक्य ले लिया कि राजशेखर ने कहा है कि 3 वेद हैं, 3 गुण हैं, उसी तरह से दंडी के भी 3 ग्रंथ हैं। तो अब वो चूँकि उन्होंने दंडी का उल्लेख किया है, इसलिए दंडी उनके पहले हुए होंगे। तो अब उनके पहले हुए होंगे तो अब राजशेखर का समय तय हो, तो राजशेखर का समय तय करने में भी यही हिसाब किताब है कि उसने राजशेखर का उल्लेख किया है अमुक कवि ने, तो अब राजशेखर का समय देखिए, मतलब उस कवि का समय देखिए जो राजशेखर का उल्लेख करता है। इस तरह से ये एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने रहती है कि इन लेखकों का समय निर्धारण कैसे करें। अस्तु थोड़े बहुत प्रमाणों से यह पता चलता है कि दंडी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। दंडी के लिखे 3 ग्रंथ की बात उन्होंने राजशेखर ने की है, तो 2 ग्रंथ तो चलो मिलते हैं, एक का नाम है काव्यादर्श और एक का नाम है दश कुमार चरित। तो तीसरा ग्रंथ कौन सा है? तो तीसरा ग्रंथ यह माना गया कि छंदो विचिति नाम का एक ग्रंथ था, जो या उसको कला परिच्छेद भी कहा जाता है, वह भी दंडी का ग्रंथ था, लेकिन वह मिलता नहीं है। एक ग्रंथ और मिलता है जिसका नाम है अवंती सुंदरी कथा। तो अवंती सुंदरी कथा का कुछ अंश ही मिलता है, पूरा ग्रंथ नहीं मिलता। तो उस अवंती सुंदरी कथा की जो कथा है वह बिल्कुल दश कुमार चरित जैसी है। तो अवंती सुंदरी कथा की कथा तो बिल्कुल ऐसी है दश कुमार चरित वाली, लेकिन अवंती सुंदरी कथा की भाषा और अवंती सुंदरी कथा की शैली ये बड़ी उच्च कोटि की है, ज़्यादा परिष्कृत है, ज़्यादा परिमार्जित है। तो अब ये इसी विचार को लिया जाता है कि दंडी ने ही दोबारा लिखा उसको अवंती सुंदरी कथा के नाम से, क्योंकि अब उनकी भाषा ज़्यादा अच्छी परिष्कृत हो गई, ज़्यादा परिमार्जित हो गई शैली, तो उन्होंने अपने दश कुमार चरित को ही ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए दोबारा लिख दिया। अपने को मानना पड़ता है ये, लेकिन जहाँ तक अपने विवेक का प्रश्न है, हम भी सोचें इस पर, तो कोई भी व्यक्ति अपना जो एक अच्छा बिल्कुल बढ़िया ग्रंथ है और जिसको विद्वानों ने जिसकी प्रशंसा की है, उसी को हूबहू लिख दे वह उसी समय, तो मुझे लगता है कि यह तर्क इसलिए अच्छा नहीं है कि उस समय के जो विद्वान होंगे वे तो खिल्ली उड़ाएंगे कि देखो इसने अपनी वही कहानी फिर से चला दी। तो ऐसा कोई विद्वान शायद ही करे कि अपनी ही कथा को दोबारा लिखे, दूसरे नाम से लिखे, बल्कि यह तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आँखों में धूल झोंकने वाली बात सी हुई। तो मुझे तो यही लग रहा है कि दंडी ने अवंती सुंदरी कथा
स्वयं नहीं लिखी होगी, दंडी के किसी प्रशंसक ने लिख दी होगी वो, और अच्छी भाषा में लिखी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब इस पर सच्चाई क्या है ये तो और भी जो बड़े बड़े विद्वान हैं वे ही बता सकते हैं। अंतिम बात इसमें ये है कि आखिर दंडी ने कितने ग्रंथ लिखे थे, तो कुछ भी कहना जो है ये अंधेरे में तीर मारने के समान है, क्योंकि लाखों लाख ग्रंथ जहाँ अप्राप्त हैं अब, तो क्या पता दंडी के लिखे ग्रंथ जो हैं वे लुप्त हो गए हों, किसी की नज़र में आने से पहले किसी की नज़र में आए हों लेकिन बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं हुआ हो उनका और धीरे धीरे वो लुप्त हो गए हों। इसलिए यह कहना कि दंडी ने 3 ही ग्रंथ लिखे या इससे ज़्यादा ग्रंथ लिखे, जो भी बातें हैं इसमें वो सब अंधेरे में तीर चलाने के समान है। इसलिए जो ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथ को दंडी का ग्रंथ मानना चाहिए। अब दश कुमार चरित की कथा क्या है, तो दश कुमार चरित में पूर्व पीठिका है, 8 उच्छ्वास हैं और उत्तर पीठिका है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि इसमें 10 कुमारों का चरित्र है, यानी कहानियाँ हैं। 10 कुमार अलग अलग राज्यों में जाते हैं और लौटकर अपनी कथा बताते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो अष्टम उच्छ्वास है। अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत की कथा, विश्रुत नाम के कुमार की कथा है। वह इसमें अंतिम अभियानी है, जो एडवेंचरर है, जो अंतिम कथा उसी की है। वह विंध्य पर्वत है ना, विंध्याचल की तराइयों में घूम रहा है, उपत्यकाओं में, तो उसको एक वृद्ध और एक बालक मिलते हैं। परिचय होता है तो पता चलता है कि बालक जो है वह विदर्भ का राजकुमार है। विदर्भ कहाँ है? आज जो महाराष्ट्र है, जिसका नागपुर का हिस्सा जो है वह विदर्भ कहलाता था। तो विदर्भ का राजकुमार है और उसका जो पिता था अनंत वर्मा, बच्चे का नाम भास्कर वर्मा है, और उसका जो पिता था अनंत वर्मा वह विलासी था राजा, राज्य पर ध्यान नहीं देता था। तो उस पर वसंत भानु नामक एक दूसरे राजा ने आक्रमण किया, उसको मार दिया और उसका राज्य ले लिया। तो रानी जो थी अनंत वर्मा की, जिसका नाम वसुंधरा था, तो वह रानी अपनी पुत्री मंजूवादिनी और पुत्र भास्कर वर्मा को लेकर वहाँ से निकल गई। और निकल कर कहाँ चली गई? तो माहिष्मती नगरी में। माहिष्मती नगरी जो इस समय जबलपुर से कुछ दूर है, महेश्वर बोलते हैं उसको। माहिष्मती में उसका जो अनंत वर्मा उसके पति थे, उसका सौतेला भाई जिसका नाम मित्र वर्मा था, मित्र वर्मा, वो राज्य करता था। वहाँ वह गई तो शरण तो उसको मिल गई, लेकिन मित्र वर्मा जो था वह धोखेबाज था, जो वहाँ का राजा था। उसने क्या किया कि मंजू वादिनी जो बेटी थी उसकी, वसुंधरा की और अनंत वर्मा की और भास्कर वर्मा की बहन थी, मंजू वर्मा की शादी जो है वह उसका विवाह प्रचंड वर्मा नाम के एक दूसरे राजा से तय कर दिया। और उसको वह पसंद नहीं करती थी मंजू वादिनी। तो यह देखकर कि कुछ षड्यंत्र भी कर सकता है मेरे बच्चे के खिलाफ, तो उस बच्चे को एक परिचारक के साथ, एक अटेंडेंट के साथ, एक नौकर समझ लीजिए, सेवक के साथ बाहर भेज दिया उसने। वो विंध्याचल की तराई में घूम रहे तो वहाँ विश्रुत से भेंट हुई। तो पूरी कथा जब सुनी विश्रुत ने, तो विश्रुत ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार सब वहाँ वापस गए माहिष्मती नगरी में। वहाँ मंदिर में ठहरे, वहाँ एक कहानी बनाई विश्रुत ने कि वैसे तो वह मर गया भास्कर वर्मा, लेकिन भगवती ने, दुर्गा ने
उसको वरदान जिला दिया है और वो वहीं से निकलेगा मंदिर से। और इधर उसने घात लगाकर प्रचंड वर्मा को विश्रुत ने मार दिया। और सारी जनता ये तमाशा देखने के लिए कि देवी दुर्गा लेकर निकलेंगी, उसको भास्कर वर्मा को वहाँ इकट्ठी हो गई। और सचमुच चूँकि वह पूरी कहानी थी तो देवी दुर्गा के वो जो अंदर एक तहखाना बना हुआ था तो वहाँ से वह निकला भास्कर वर्मा। तो सब उनकी जय जय करने लगे। तो बाद में उस मित्र वर्मा को मारकर माहिष्मती नगर का राजा बना दिया उसको। किसको? उस भास्कर वर्मा को विश्रुत ने। और स्वयं वहाँ उसने मंजू वादिनी से विवाह कर लिया और मंजू वादिनी और राजा का भास्कर वर्मा का सलाहकार बनकर राज्य चलाने में उसकी मदद करने लगा। तो यहाँ तक है अष्टम उच्छ्वास की कहानी, जिसको अब हम पाठ्य के अनुसार देखेंगे। धन्यवाद।